हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक सेकंड, और आज हमारा यूनिट नंबर 4 का लेक्चर नंबर 5 है। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, और इस टॉपिक के ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में भी हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो हम लास्ट लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो आप लास्ट लेक्चर को पहले देखिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर बहुत ही आसान लगेगा। और आज के लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन है आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, यहां पर बस मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता देता हूं। तो देखिए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो ये है हमारे पास, है ना। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? देखिए, पी एक्स इक्वल टू आर का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल। यानी कि अगर आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के एन नंबर ऑफ ट्रायल करते हैं तो उसमें आर सक्सेस मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आर जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है, एन नंबर ऑफ ट्रायल है, पी यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, और क्यू यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में समझ लिया था। उसके बाद यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका यूज करेंगे हम आज के लेक्चर में। इफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल कॉन्स्टिट्यूट वन एक्सपेरिमेंट, मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर एन ट्रायल है। मान लीजिए आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में आपने एन नंबर ऑफ ट्रायल किए। ट्रायल का यहां पर मतलब है, जैसे आपने मान लीजिए कॉइन का कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो अगर आप कॉइन को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स अगर टॉस करते हैं तो वो नंबर ऑफ ट्रायल हो गए। तो इफ एन इज इंडिपेंडेंट ट्रायल कंस्टिट्यूट वन एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट में अगर एन ट्रायल है और आप उस एक्सपेरिमेंट के कैपिटल एन ट्रायल करते हैं, यानी कि देखिए, एक एक्सपेरिमेंट में एन ट्रायल है और आप एक्सपेरिमेंट कितनी बार करते हैं? एन टाइम्स अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी की जगह पर कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस, तो देखिए यहां पर फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या, एनसीआर पी आर क्यू की पावर एन माइनस आर, ये तो एक्चुअल में होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस, और एक्सपेरिमेंट कितनी बार रिपीट हुआ? एन टाइम्स। तो आप क्या करोगे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ है उस एन से आप इस प्रोबेबिलिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस मिल जाएगी। इसके ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना हो एन एक्सपेरिमेंट के लिए तो उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये, Q प्लस पी की होल पावर n, और n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। एक क्वेश्चन हमने इसके ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया भी था, है ना, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड था ना। उसके बाद मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको अच्छे से मालूम ही है। जो मीन होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वो म्यू इक्वल टू एनपी, या हम इसको फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन भी कह सकते हैं। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनपी क्यू, या फिर हम इसको सेकंड मोमेंट अबाउट मीन भी कह सकते हैं, और ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा देखिए, ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है। अगर इसी में हमें थर्ड मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करना हो तो इसी फैक्टर को हम Q माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं इधर लिख देता हूं थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। देखिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन एक बार एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, मीन के अबाउट सेकंड और थर्ड मोमेंट क्या होता है? तो देखो, मीन के अबाउट सेकंड मोमेंट तो वेरिएंस ही होता है एनपी क्यू, और जो थर्ड मोमेंट होता है अबाउट मीन ये आपके पास होगा एन पी क्यू, और ब्रैकेट में क्यू माइनस पी और आ जाएगा। तो ये हो गया थर्ड मोमेंट अबाउट मीन। क्लियर है? ये सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, ये थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताए जस्ट। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आज के लेक्चर में हमें सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में पूरा समझ लिया था ना। पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ में आ गया है तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को अपने आप ट्राई करें,
है ना, ध्यान से करेंगे तो आपसे आसानी से हो जाएगा। देखिए जरा क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इफ 10% ऑफ बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, मतलब किसी मशीन से जो बोल्ट प्रोड्यूस किए गए हैं, बोल्ट है ना, बोल्ट क्या होता है आपको मालूम है, बोल्ट के बारे में, नट बोल्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल्ट की बात हो रही है, तो 10% बोल्ट प्रोड्यूस बाय ए मशीन आर डिफेक्टिव, यानी कि किसी मशीन से बोल्ट बनाए गए हैं और उस मशीन से जो बोल्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनमें 10% बोल्ट डिफेक्टिव है। अब यहां पर जरा ध्यान देना, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो पी लेते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और जो क्यू लेते हैं वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। ठीक, अब आगे देखो जरा, तो यहां पर 10% जो बोल्ट है वो डिफेक्टिव है, इतनी बात तो समझ में आ गई। नाउ डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट, अब देखो यहां पर 10 बोल्ट दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि हम आप 10 बोल्ट में से डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट चूज एट रैंडम, मतलब उनमें से 10 बोल्ट को चूज किया गया। अब उन 10 बोल्ट में से जो हमने चूज किए हैं एट रैंडम, एक बोल्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब देखो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मशीन ने जो बोल्ट प्रोड्यूस किए हैं, मशीन ने जो बोल्ट प्रोड्यूस किए हैं उसमें से 10 बोल्ट ले लिए गए एट रैंडम, मतलब बिना चेक किए, है ना, एट रैंडम लिए, बिना देखे 10 बोल्ट ले लिए। अब इन 10 बोल्ट में से एक बोल्ट डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव होंगे, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर P को लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम एक काम कर लेते हैं कि जो P है, P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम मान लेते हैं यहां पर सक्सेस हमारी ये है कि डिफेक्टिव बोल्ट आएगा। देखिए अगर डिफेक्टिव बोल्ट आएगा तो हम इसको सक्सेस मान लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहां पर सक्सेस का मतलब आप एक्चुअल सक्सेस के मीनिंग से नहीं लेना, आपको बात समझ में आ रही ना, आप जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं आप उसको सक्सेस मान लीजिए। क्लियर है मेरी बात? तो यहां पर हम मान लेते हैं कि जो P है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो डिफेक्टिव है, यानी कि डिफेक्टिव बोल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव बोल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% है। देखो 10%, भाई मशीन से 10% डिफेक्टिव बोल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि डिफेक्टिव बोल्ट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/100, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर दो, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो गई, 1/10। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां से हमें P की वैल्यू मिल जाएगी 1/10। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पर आपको ये बिल्कुल नहीं समझना है कि सर आपने डिफेक्टिव बल्ब को सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्यों, भाई डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है तो ये सक्सेस कहां से हो गया, बात समझ में आ रही? ऐसा हो सकता है कि आपके दिमाग में आए, लेकिन हम यहां पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, हम सक्सेस किसी को भी मान सकते हैं। भाई हमारा डिफेक्टिव बल्ब आएगा, ये भी एक तरह से सक्सेस हो सकती है ना, भाई आपने 10 बोल्ट थे, इसमें से अगर आपने खराब बोल्ट को बाहर निकाल दिया तो ये भी तो एक सक्सेस ही है। तो यहां पर हमने डिफेक्टिव बल्ब को सक्सेस मान लिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 1/10। अब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकालेंगे। नॉन डिफेक्टिव मतलब एक तरह से नॉन डिफेक्टिव का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर। तो अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर क्या हो जाएगी, जरा ध्यान दीजिए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1 - 1/10 हो जाएगा। ये आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, या इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी 10% है तो नॉन डिफेक्टिविटी 90% होगी, तो 90/100 हो जाएगा, बात एक ही है। तो यहां पर नॉन डिफेक्टिव बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गई, तो यहां पर इसको हम लेंगे Q, और Q कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 9/10 आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं, अब इसके आगे ध्यान दीजिएगा, है ना, इसके आगे देखते हैं अब क्या करना है। हमारे पास P भी आ गया, हमारे पास Q भी आ चुका है, P और Q को हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, अब यहां पर
अगर आप देखिए कितने बोल्ट है टोटल, 10 है, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल 10 हो गया। भाई ट्रायल मतलब यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी क्या है ना, तो यहाँ पर 10 बोल्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर ये n का काम करेगा, नंबर ऑफ ट्रायल का काम करेगा। n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम सभी पार्ट को फाइंड करते हैं। देखिए पहले पार्ट में हमसे पूछा गया कि एक बल्ब डिफेक्टिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है, 1 है, तो यहां पर r की वैल्यू हमारे लिए 1 हो गई। r या x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। x इक्वल टू r होता है ना, तो r 1 है यहाँ पर। तो एक बल्ब डिफेक्टिव आएगा, देखो ये सक्सेस डिफेक्टिव, एक बल्ब डिफेक्टिव आएगा, ये हमारे पास हमारे लिए सक्सेस है, क्योंकि हमने डिफेक्टिव को सक्सेस मान रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन बोल्ट डिफेक्टिव होगा। तो अब यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए फॉर्मूला ध्यान दीजिए, चलिए पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर में n माइनस आर। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो यहां पर r कितना है भाई, नंबर ऑफ सक्सेस, हमें केवल एक ही सक्सेस चाहिए, 1 डिफेक्टिव बोल्ट चाहिए हमें। तो यहां पर आपके लिए x इक्वल टू हो जाएगा 1, या इसको r इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें, इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं 10, c r कितना है 1 है, p की पावर r की वैल्यू 1 है, इंटू q n माइनस r, n कितना है 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। और p और q की वैल्यू तो हमारे पास है, उसको भी हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट p और q की वैल्यू भी यहीं पर पुट कर देता हूं। p कितना था भाई 1/10, और 1/10 की पावर 1 इंटू क्यू कितना है 9/10, और ये 9/10 की पावर 9। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा, पी एक्स इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 10c1 की वैल्यू होती है 10, आप चाहे तो कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए nc1 हमेशा n के बराबर होता है, nc1 किसके बराबर होता है n, तो 10c1 10 के बराबर होगा, चाहे तो आप कैलकुलेट कर लें, इंटू 1/10 इंटू, अब यहां पर देखो ये 9 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, और इसकी पावर आ जाएगी 9, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। 0.9 की पावर अगर आप 9 करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, इसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज करें, है ना। तो 0.9 की पावर 9, देखिए 0.9 की पावर 9 है ना, ये आएगा आपके पास 0.3874, 0.3874, ये आपका आंसर आएगा। तो एक बोल्ट डिफेक्टिव आएगा, बार बार बल्ब बोल रहा हूं, बोल्ट है, एक बोल्ट डिफेक्टिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3874 है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। एक भी बोल्ट डिफेक्टिव नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, नन मतलब एक भी नहीं आएगा। देखो तो अब यहां पर फिर से अगेन मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा, सेकंड पार्ट, तो अगेन हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, P x इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। चलिए अब यहां पर कहा कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हमारे पास सक्सेस एक भी नहीं है, 0। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। आगे चलते हैं, n कितना है 10 है, r कितना है 0 है, p कितना है 1/10 है, तो 1/10 की पावर क्या आ गई, 0 आ गई, p 1/10 है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर q कितना है 9/10 है, 9/10 की पावर कितनी आएगी भाई, 10 माइनस 0 10 ही आएगी। अब 10c0 जरा ध्यान दीजिएगा, 10c0 होता है 1, nc0 की वैल्यू 1 होती है। देखिए nc0 भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है, बात समझ में आ रही है, nc0 भी 1 होता है, ncn भी 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया, ये 1/10 की पावर 0, ये भी 1 हो गया। अब यहां पर इंटू में 0.9 की पावर 10, तो अगेन आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर आप 0.9 की पावर 10 करते हैं, 0.9 की पावर अगर आप 10 कर देते हैं, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.3486।
867 है ना। तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 0.3487, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी, है ना। ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं आएगा, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान दो। एट मोस्ट 2 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, ज्यादा से ज्यादा 2 ही बोल्ट डिफेक्टिव होने चाहिए, यानी कि ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो देखिए थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसमें कहा ज्यादा से ज्यादा 2 बोल्ट डिफेक्टिव होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो हमारे पास सक्सेस होगी, यहां पर जो हमारे पास नंबर ऑफ सक्सेस हैं वो ग्रेटर देन नहीं, एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होने चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ सक्सेस 2 या 2 से कम होनी चाहिए। तो आर लेस देन इक्वल टू 2 या फिर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जो सक्सेस है, नंबर ऑफ सक्सेस है वो 2 या 2 से कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहां पर एट मोस्ट लिखा है, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही डिफेक्टिव बल्ब आने चाहिए। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है, ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब ये है कि 1 आ जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 भी ना आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 3 आ गए तो प्रॉब्लम है, वो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 डिफेक्टिव आने चाहिए। या तो 2 डिफेक्टिव आए, या 1 आए, या 1 भी ना आए, बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सक्सेस 2 या 2 से कम होनी चाहिए। तो यहां पर इसको आप कैसे लिखेंगे, या तो हमारे पास एक भी सक्सेस ना मिले हमें, या 1 सक्सेस मिल जाए, या 2 सक्सेस मिल जाए, या फिर 2 सक्सेस मिल जाए। अब जरा ध्यान दो, पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, पी एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रही पी एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू। हमें ये पी एक्स इक्वल टू 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो पहले एक काम करते हैं, इसी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं, है ना, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसमें लाके सबको पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट में करके लिख देता हूं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो हमें क्या निकालना है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि हमारे पास जो डिफेक्टिव बल्ब हो वो 2 या 2 से कम हो। तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, या फिर एक डिफेक्टिव हो, है ना, या तो एक भी ना हो, या एक हो, या फिर 2 डिफेक्टिव हो, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, और बाद में ला करके सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है उस पर ध्यान देंगे। देखो यहां पर x इक्वल टू 0 हमारे पास है, 1 हमारे पास है, पी एक्स इक्वल टू 2 हमारे पास नहीं है। तो अब यहां पर मैं पी एक्स इक्वल टू 2 को पहले फाइंड करूंगा, है ना, पी एक्स इक्वल टू 2। देखो चलिए पी एक्स इक्वल टू 2, तो पी एक्स इक्वल टू 2, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एन हमारे पास कितना है, एन कितना, 10, 10C2, क्योंकि 2 सक्सेस होनी चाहिए, और P की पावर 2 Q की पावर 8, यही तो आएगा, P की पावर 2 Q की पावर 8, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। R कितना है, R हमारे पास है 2, और N माइनस R हमारे पास आ जाएगा 8। अब यहां पर P और Q की वैल्यू रख देते हैं, तो P x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 10C2। अब देखो 10C2 को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन, और नीचे आएगा 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो मैंने इसको ओपन कर लिया। P कितना था हमारे पास, P हमारे पास 1/10 है, तो 1/10 की पावर 2 इंटू Q कितना है, Q हमारे पास है 9/10, तो यहां पर 9/10 की पावर 8 आएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 फैक्टोरियल है, तो इसको मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, ये 1/100 हो जाएगा, और यहां पर ये 0.9 की पावर 8 हो जाएगा। यहां पर देखो अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल,
और 2 से ये कैंसिल 5 टाइम, तो ये तो हो गया आपका 45 इंटू में ये आ जाएगा और 100 डिवाइड में आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा जरा ध्यान दें। तो पी एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर हमारे पास 9 इंटू 5 45, तो ये हो गया। इसको डिवाइड कर देता हूं पहले 100 से, ये 100 है ना, तो ये 0.45 आएगा और 0.45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.9 की पावर 8 से, तो 0.9 की पावर 8 और 0.45 दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.1937, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये एक्चुअल में क्या है कि 2 डिफेक्टिव बल्ब आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा था, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहां ये कहा होता कि 2 बल्ब डिफेक्टिव आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आंसर ये होता। लेकिन हमसे तो ये पूछा कि ज्यादा से ज्यादा 2 बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप यहां पर क्या लिखेंगे, पुट, या सीधे मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं, यहां पर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी आपको, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी अगर आप पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1 और पी एक्स इक्वल टू 2 में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आएगी आपके पास, ध्यान दीजिएगा। तो पी आर लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू 0 कितना था, पी एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा था एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, हाँ एक्स इक्वल टू 0 तो यहां पर है 0.3487 प्लस उसके बाद x इक्वल टू 1 3874 0.3874 प्लस और x इक्वल टू 2, ये रही वैल्यू हमारे पास, इसको भी पुट कर देते हैं तो 0.1937। इन सबको ऐड करने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए 0.3487 प्लस 0.3874 प्लस 0.1937, तो ये आपके पास आ रहा है 0.9298, 0.9298, दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। तो देखिए क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं यहां पर प्रोबेबिलिटी आपको फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करनी है, इसलिए ये टॉपिक आसान है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीटिंग, देखो सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया, थोड़ा सा यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट इज 10%, मतलब किसी टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10% है। कितनी है, 10% है टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब हम इसको प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मान ले तो पी की वैल्यू 1/10 हो गई। 10 शॉट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली और 10 शॉट फायर किए गए हैं, यानी कि यहां पर 10 फायर किया गया है, 10 टाइम्स यहां पर फायर किया गया है। ध्यान दीजिएगा वहां पर 10 बोल्ट थे, मतलब सेम डेटा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट एट लीस्ट 1, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट कम से कम एक बार हिट हो जाए। बात समझ में आ रही है। देखो अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और बढ़ा दूं ना तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, सब कुछ डेटा यही है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक पार्ट और बढ़ा दूं, 4th पार्ट कर दूं और वहां पर मैं लिख दूं कि कम से कम एक डिफेक्टिव बल्ब होना चाहिए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन बोल्ट इज डिफेक्टिव, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक बोल्ट डिफेक्टिव होगा। अगर इसमें ये पार्ट ऐड कर दिया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर इसमें हमें एक पार्ट और ऐड करके दे दिया जाए कि कम से कम एक डिफेक्टिव बोल्ट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस पार्ट को यहां पर भी ऐड कर सकते हैं आप करना चाहें तो। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो यहां पर सब कुछ वैसा ही है ना।
यहां पर हम मान लेते हैं कि टारगेट हिट होगा, ये हमारे लिए सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ टारगेट, है ना, टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 10/100 यानी कि 1/10, और इसी को हम ले लेते हैं P यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये हमारे लिए हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। नाउ सेकंड, प्रोबेबिलिटी नॉट हिटिंग द टारगेट। मान लीजिए टारगेट हिट नहीं होता है, भाई दोनों चीजें हैं, हिट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नॉट हिटिंग टारगेट, देखो अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है तो हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/10 हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी है फेलियर की हो गई, तो ये वैल्यू हमारी Q की होगी, तो Q की वैल्यू यहां पर हो गई 9/10। तो मेरे ख्याल से इतना तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल पहले की तरह ही हम चल रहे हैं, कोई अंतर अभी तक इस क्वेश्चन में नहीं है। What will be the probability that the target will be hit at least one? कम से कम टारगेट एक बार हिट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम एक बार। इसका मतलब यहां पर P R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमसे पूछा गया है, कम से कम एक बार हिट होना चाहिए। कम से कम एक बार हिट होने का मतलब है कि टारगेट एक बार हिट होना चाहिए, या 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, 7 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है, 9 बार भी हो सकता है और 10 बार भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर मुझे क्या लिखना होगा, x इक्वल टू 0 सॉरी 1 से स्टार्ट करेंगे कि टारगेट एक बार हिट हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्लस टारगेट 2 बार हिट हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 बार हिट हुआ, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत लेंथी हो जाएगा, भाई आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, इस तरह से आपको x इक्वल टू 10 तक जाना पड़ेगा। क्वेश्चन हो जाएगा काफी लेंथी, क्योंकि आप यहां पर 10 टर्म्स लिखेंगे, सभी में आपके पास यहां पर आपके पास आ जाएगा NC1, फिर NC2 भी आएगा, NC3 भी आएगा, NC4 भी आएगा। तो इस तरह से आप चलते जाएंगे, मतलब 10C1, 10C2, 10C3, और आप देखेंगे कि बीच में जाकर के कैलकुलेशन काफी टफ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर 10C4, 10C5, 10C6 को कैलकुलेट जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी होती चली जाएगी, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में अब तक आ चुका होगा कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, और जिनके दिमाग में नहीं आया है उनको मैं बता देता हूं। देखिए भाई, इन्होंने कहा कि कम से कम टारगेट एक बार हिट होना चाहिए। हम उल्टा कर लेते हैं, हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि टारगेट एक बार भी हिट नहीं हो रहा है, टारगेट एक बार भी हिट नहीं हो रहा। अगर आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि टारगेट एक बार भी हिट नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या करो, आप उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि टारगेट एक बार हिट हो रहा है। मतलब आप लोगों को मालूम भी होगा, 9th क्लास से लेकर 12th तक आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो वहां पर भी आप बहुत सारे क्वेश्चन में देखते थे, कभी कभी ऐसा होता था कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होती थी वो टफ हो जाती थी। तो हम क्या करते थे, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर टफ हो रही है तो हम उसमें क्या करते थे, हम ये कैलकुलेट करते थे कि वो इवेंट नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और फिर 1 में से माइनस कर देते थे। सेम काम हम यहां पर करेंगे। मैं यहां पर क्या करता हूं, 1 में से माइनस कर देता हूं। क्या माइनस कर देता हूं कि टारगेट एक बार भी हिट नहीं हुआ, एक बार भी हिट नहीं हुआ, इसका मतलब x इक्वल टू 0। टारगेट हिट नहीं हुआ एक बार भी, भाई अगर एक बार हिट हुआ होता तो x इक्वल टू 1 लिखना पड़ता, 2 बार हिट हुआ होता x इक्वल टू 2 लिखना पड़ता, लेकिन हमने कहा कि एक बार भी हिट नहीं हुआ और इसको कर दिया 1 में से माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि टारगेट कम से कम एक बार हिट हुआ है। तो चलिए बस सिंपल हो गया, आप देखिए कितना आसान हो गया। 1 माइनस हमारे पास पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं, चलिए ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R, और R कितना यहां पर 0, N कितना यहां पर, N अगेन यहां पर 10 है, N की वैल्यू क्या है 10 है। तो चलिए सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, आंसर देखते हैं कितना आता है। तो 1 माइनस 10C0 है ना, P कितना है, P आपके पास 1/10 है, तो 1/10 की पावर 0 इंटू Q कितना है 9/10 है, और 9/10 की पावर आपके पास आ जाएगी 10, 10 माइनस 0 10। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे, 1 माइनस 10 से 0 कितना होता है, 10 से 0 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, इंटू ये भी 1 हो गया,
इंटू ये 0.9 की पावर 10 आएगा, और इसको सॉल्व करें और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, कि टारगेट कम से कम एक बार हिट होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर 0.9 की पावर आप करेंगे 10 और जो आएगा उसको माइनस कर देंगे 1 में से, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.6513। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। तो बात समझ में आ गई। देखिए कर आप वैसे भी सकते थे, आंसर वैसे भी आ जाएगा x = 1 x = 2, लेकिन काफी लेंथी हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इतना बड़ा करके जब इतना छोटा हो सकता है क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और यहां पर डेटा थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन यही रहता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहता है। ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन, है ना। स्टार्ट करते हैं। इन 800 फैमिलीज, कितनी फैमिली दे रखी है, 800 फैमिली दे रखी है, विद 5 चिल्ड्रन ईच, हर फैमिली में 5 बच्चे हैं। मतलब यहाँ पर 800 फैमिली का डेटा दिया हुआ है, हर फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव। अब देखो इसमें यह पूछा गया है कि कितनी ऐसी फैमिली है जिनमें 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, 3 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, ऐसी कितनी फैमिली है। तो ये कैसे निकालेंगे। अब यहां पर आप सोचिए कि अगर आपको ये ना दिया होता 800 फैमिलीज हैं, आपको ये ना दिया होता और आपको कहा गया होता कि एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, एक फैमिली में 5 चिल्ड्रंस हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि उस फैमिली में 3 बॉयज होंगे और 2 गर्ल्स होंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। और यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि, और यहां पर लिखा भी होता नहीं भी लिखा होता तो भी आप मान के चलेंगे कि बॉयज और गर्ल्स के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। भाई बॉयज होगा या गर्ल्स होगी, प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 50-50% चांसेस है, आप ये मान के चलेंगे। क्लियर है। लेकिन यहां पर मेंशन है, मेंशन नहीं होता तो भी हम यही मानते हैं। तो 5 चिल्ड्रन में से 3 बॉयज होंगे और 2 गर्ल्स होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो अगर ये एक ही फैमिली होती तो आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता और आप तुरंत बता देते। और ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में भी बहुत किए हैं, 9th 11th to 12th तो छोड़िए, आप 10th क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं। लेकिन यहां पर क्या ऐड कर दिया कि 800 फैमिलीज हैं, तो हमें यह बताना है कि कितनी फैमिली ऐसी हैं जहां पर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होंगे। देखो ये किस तरह से होगा क्वेश्चन, यहां पर जो 800 फैमिलीज दे रखी है ना आपको, यहां पर एक तरह से आप देखा जाए तो एक फैमिली एक एक्सपेरिमेंट का काम कर रही है, एक फैमिली एक एक्सपेरिमेंट है हमारे प्रोबेबिलिटी के लिए, और यहां पर हमारे पास 800 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई। बोलो बात समझ में आ रही है। कैपिटल एन की वैल्यू यहां पर क्या हो गई, 800 हो गई। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि कैपिटल एन जो है वो 800 है। समझ में आ रहा है कैपिटल एन क्या था, एक बार याद दिला देता हूं। यहां पर एक्चुअल में हमें ये वाले फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। ये इफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल कंस्टिट्यूट 1 एक्सपेरिमेंट, तो एक एक्सपेरिमेंट में एन इंडिपेंडेंट ट्रायल है, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट एक फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा और उस फैमिली में जितने बच्चे होंगे वो नंबर ऑफ ट्रायल हो गए आपके लिए। बोलो बात समझ में आ रही है ना। और हम यहां पर अब वहां पर हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिली बतानी है, तो हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ फैमिली इस फॉर्मूले से आएंगे, यानी कि आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फैमिली आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ फैमिलीज। अब चलते हैं आगे, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अब हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना, है ना। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 800 हो गई, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो गई, क्योंकि सभी फैमिली में 5 बच्चे हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल के लिए यहां पर 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमसे पूछा एक फैमिली में 3 बॉय और 2 गर्ल्स होंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जरा यहां पर ध्यान देना ना, प्रोबेबिलिटी हैविंग अ गर्ल, देखिए गर्ल चाइल्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी है कितनी है, वो 1/2 है। अब यहां पर हमें क्या लेना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। तो यहां पर
आप कुछ भी मान सकते हैं। मैं यहां पर ले लेता हूं कि फैमिली के अंदर गर्ल है, दैट इज सक्सेस। तो यहां पर हमारे लिए जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। भाई हैविंग अ गर्ल, हैविंग अ गर्ल मैंने इसको मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हैविंग अ बॉय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ बॉय ये कितना हो गया हमारे लिए, ये भी 1/2 है, क्योंकि दोनों बॉयज और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि आपको पी को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मानना है और क्यू को प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मानना है। यहां पर हमने सक्सेस क्या मान लिया कि गर्ल चाइल्ड है, और फेलियर क्या मान लिया कि बॉय चाइल्ड है। अब आगे देखिए, देखिए यहां पर अगर आप उल्टा भी एज्यूम कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहें तो ऐसा भी ले सकते हैं, हैविंग अ बॉय पी इक्वल टू 1/2, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप बॉय को और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आप गर्ल को भी ले सकते हैं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमसे पूछा क्या गया है ना। ये तो हमने पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, कैपिटल एन हमारे पास आ गया और स्मॉल एन भी हमारे पास आ गया। अब हम इसमें पहला पार्ट अपना फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पार्ट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फैमिलीज, expected number of families having expected number of families having 3 boys and 2 girls, having 3 boys and 2 girls, है ना। ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 3 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। अब जरा ध्यान देना कैसे निकलेगा ये। देखो हम यहां पर क्या करेंगे, एन, कैपिटल एन और पी। देखिए प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर देखो कितनी गर्ल्स है, 2 गर्ल्स हैं। इसका मतलब अगर मैं यहां इस फॉर्म में लिखूं x इक्वल टू, तो गर्ल्स कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि हमारे लिए सक्सेस तो गर्ल्स है ना। बात समझ में आ रही है, हमने सक्सेस किसको माना है, गर्ल्स को माना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एन पी एक्स इक्वल टू 2। ये देखो क्या है, 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी है, ये 2 गर्ल्स की क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कि फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स होंगी। इसकी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। अब यहां पर हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, देखिए जरा ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एन, एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। अब यहां पर सारी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूं। कैपिटल एन कितना है, 800 है। स्मॉल एन कितना है, 5 है। सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस कितनी है, 2 गर्ल्स, तो यहां पर 5C2। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, 1/2, तो यहां पर 1/2 की पावर 2 इंटू, अब यहां पर जरा ध्यान दो, क्यू की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, 1/2 है ना। यहां पर 2 गर्ल्स थी ना, हाँ। तो n माइनस आर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 800 इंटू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5C2, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और देखो ये 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2 है, ये 3 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं इसको 1/2 की पावर 5 कर देता हूं। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहां पर चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 800 इंटू, ये हमारे पास 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, और इंटू में 1/2 की पावर 5, ये हो जाएगा 1/32। अब जरा यहां पर ध्यान दो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे हमारे पास देखो 16 से 16 5 जा 80, 0, 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, और नीचे आ गया 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो ये 2 और 2 4 कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर हमारे पास बचा 50 इंटू 5 यानी कि 250। कितना बचा, 250 हमारे पास बचा। इसका मतलब n इक्वल टू n x इक्वल टू
टू, ये हमारे पास आ गया 250। यानी कि ऐसी कितनी फैमिली है, ऐसी कितनी फैमिली है जिनके अंदर 2 गर्ल्स हैं एंड 3 बॉयज हैं, तो ऐसी फैमिली है 250। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप चाहें तो यहाँ वर्ड्स में लिख सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 250। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इक्वल टू 250। तो मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में पूछा गया है 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखो सेम आंसर आएगा 250। क्यों? क्योंकि यहां पर चेंज उल्टा ही तो हो गया। 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की बात पूछी है तो भाई सेम ही फैमिली होंगी, बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर ध्यान देंगे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 boys and 3 girls, having 2 boys and 3 गर्ल्स। चलिए अब यहां पर देखिए कितनी ऐसी फैमिली है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? एन प्रोबेबिलिटी सक्सेस। गर्ल्स कितनी है इस बार? हमें तो गर्ल्स पे ही फोकस करना है, क्योंकि हमने गर्ल्स को नंबर ऑफ सक्सेस माना है। नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या माना है? नंबर ऑफ सक्सेस। तो हम यहां पर एन पी एक्स इक्वल टू 3, बोलो बात समझ में आ रही? एन पी एक्स इक्वल टू 3, इस पहले क्या था? एक्स इक्वल टू 2 था। अब यहां पर इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। कैपिटल एन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। अब आगे देखिए, वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल एन कितना है? 800। स्मॉल एन कितना है? 5। नंबर ऑफ सक्सेस कितनी गर्ल्स है? 3, 5C3। पी कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, तो 1/2 की पावर 3। और क्यू कितना है? ये भी 1/2 है, और इसकी पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो सेम ही आंसर आएगा। यहां पर 5C3 था, यहां पर भी आपका 5C2 था, दोनों की वैल्यू सेम। 5C3 और 5C2 सेम होता है। 800 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 1/2 सेम है, तो बेस सेम है, तो ये पावर हो जाएगी 1/2 की 5। तो देखो आप देख सकते हैं सब कुछ पूरा डेटा सेम है, इसका मतलब आंसर भी सेम आएगा। तो यहां से हमें मिल गया एन पी एक्स इक्वल टू 3। यानी कि ऐसी कितनी फैमिली है जहां पर 3 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ फैमिली कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए, 250 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है उसको देखते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, नो गर्ल। ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, यानी कि ऑल आर बॉयज। अब जरा ध्यान दो, एक भी गर्ल नहीं है, तो नंबर ऑफ फैमिलीज having नो गर्ल चाइल्ड, है ना, जहां पर एक भी गर्ल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिली है? तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। कैपिटल एन पी एक्स इक्वल टू 0। देखिए कैपिटल एन पी और एक्स इक्वल टू 0। भाई एक भी गर्ल नहीं है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। एक भी गर्ल नहीं है, एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर में एन माइनस आर। वैल्यू को पुट करेंगे, ये 800 है, 5C, आर कितना है? 0 है, 5C0, पी कितना है? 1/2, तो 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 5 माइनस 0 5 आएगा। सॉल्व करते हैं तो ये 800, और आप जानते हैं 5C0 की वैल्यू 1 होती है,
और ये 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32 आ जाएगा। यहां अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं, देखिए 32, 16 से 2 टाइम्स, 16 से 50 टाइम्स और 2 से ये आ जाएगा 25। तो ऐसी फैमिली कितनी है? 25 है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल चाइल्ड कितने आ गए? ऐसी फैमिली हमारे पास आ गई है 25। अच्छा देखो, इसी में एक पार्ट और ऐड कर सकते हो आप कि ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें कोई बॉय नहीं है, नो बॉय। तो इसका मतलब वो भी 25 ही आएगा, वो भी 25 ही आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और हमारा शायद एक पार्ट और बच गया है। एट मोस्ट 2 गर्ल्स, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल होंगी। यानी कि हमें यहां पर एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें ऐसी फैमिली को ऐड करना है जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, या जिसमें एक गर्ल है, या जिसमें 2 गर्ल्स है। हमें ऐसी फैमिली को ऐड करना है ना। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग, अब मैं यहां पर एक स्लाइड को ऐड करते हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एट मोस्ट 2 गर्ल। देखिए नंबर ऑफ फैमिलीज, कौन सा पार्ट था ये हमारा? फोर्थ पार्ट। नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एट मोस्ट 2 गर्ल्स। ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स होंगी? चलिए चेक करते हैं। तो एक्चुअल में आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहां पर एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 होनी चाहिए। तो आप यहां पर निकालेंगे n, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम हो सकती है, 2 से कम हो सकती है। यानी कि आपको ऐसी फैमिली को ऐड करना पड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स या तो है ही नहीं, या एक गर्ल है, या 2 गर्ल है। तो ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हमें निकालना होगा px इक्वल टू 0 प्लस px इक्वल टू 1 प्लस px इक्वल टू 2। हमें ऐसी फैमिली को ऐड करना पड़ेगा जिसमें एक भी गर्ल नहीं है, या एक गर्ल है, या 2 गर्ल है, क्योंकि एटमोस्ट 2 गर्ल हमसे पूछा गया है ना, एटमोस्ट 2 गर्ल्स। चलिए तो यहां पर नो गर्ल, x इक्वल टू 0 तो हम फाइंड कर चुके हैं, x इक्वल टू 0 हम फाइंड कर चुके हैं 25, है ना। x इक्वल टू 0 हम फाइंड कर चुके हैं, x इक्वल टू 1 ये हमने फाइंड नहीं किया। 2 गर्ल्स के लिए फाइंड किया क्या? 2 गर्ल्स के लिए हमने फाइंड किया था शायद, हाँ 2 गर्ल्स के लिए 250 आया था। देखिए 2 गर्ल्स के लिए 250 आया था, 9 गर्ल्स के लिए 25 आया था, तो 275 हो गया ये। अब अगर हम ये निकाल लें कि ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल 1 है, तो हम तीनों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं पहले क्या करता हूं, px इक्वल टू 1 कैलकुलेट कर लेता हूं। ऐसी कितनी फैमिली है? अच्छा इन सबके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा कैपिटल N। कैपिटल N छूट गया है, तो कैपिटल N तो आएगा, यहां पर कैपिटल N बाहर। तो मैं px इक्वल टू 1 पहले फाइंड कर लेता हूं, तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए px इक्वल टू 1 कितना आएगा, जरा ध्यान देना। ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, तो n नहीं लिखूंगा मैं यहां पर, क्योंकि n हमारे पास पहले से बाहर है। तो यहां पर px इक्वल टू n का मतलब है NCR, या सीधे लिखते हैं NC1। n कितना हमारे पास? 5 5C1 p की पावर r q की पावर n माइनस r। अब देखो 5C1 मतलब 5 फैक्टोरियल। अच्छा 5C1 की वैल्यू 5 होती है, डायरेक्ट लिख दूं 5, है ना। 5C1 होता है 5 इंटू p कितना है? p हमारे पास 1/2, और 1/2 की पावर 1 इंटू 1/2 और इसकी पावर में 5। तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1/2 की पावर 5, यानी कि ये आएगा आपके पास 1/32। 1/32 इसकी वैल्यू 1/32 आ रही है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आंसर निकाल लेते हैं। देखो अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है।
देखिए अब आंसर कितना है ना, पी एन पी आर लेस देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, मैं इस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एन पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस एन पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एन पी एन पी एक्स इक्वल टू 2। अभी यहां पर मैंने क्या किया, इस एन को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, देखिए जरा, एन पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी थी, एन पी एक्स इक्वल टू 0 की वैल्यू थी 25, तो ये तो 25 आ रहा है, प्लस एन एक्स इक्वल टू 1 की वैल्यू, देखो कैपिटल एन हमारे पास 100 है और पी एक्स इक्वल टू 1 को हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, सॉरी ये 5/32 आएगा, 5/32 है ना, तो 5/32, तो एन 800 क्योंकि हमने पी एक्स 1 निकाला है, एन नहीं किया था वहां पर मल्टीप्लाई, तो ये 5/32 प्लस एन पी एक्स इक्वल टू 2 कितना था, ये 250 निकाला था हमने, है ना 250। चलिए यहां पर 16 से ये 2 टाइम्स, या सीधे सीधे हम इसको 16 से 2 टाइम्स, और ये यानी कि सीधे सीधे अगर मैं इसको 32 से डिवाइड करूं तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होता है, कितने बार डिवाइड होता है 5। एक मिनट, यहां पर कुछ आंसर गलत आ रहा है, एक बार मैं चेक करता हूं आंसर कितना है। ठीक है, ये मैंने यहां पर गलत लिखा है, ये एक्चुअल में 32 से 25 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, है ना, तो 25 इंटू 5 देखो कितना आ जाएगा, ये आएगा 25 प्लस 125 प्लस 250, ऐड करोगे तो 400 आ जाएगा। तो यहां पर ऐसी कितनी फैमिली आ गई जहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मैक्सिमम वो 2 है, तो ऐसी फैमिली हमारे पास आ गई 400, ये आ गई 400, और ये क्वेश्चन यहां पर हमारा हो गया कंप्लीट। बोलो बात समझ में आ रही, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ऐसे कई क्वेश्चन आपको बुक में दिए गए होंगे जिसमें थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर कर देंगे, एक मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको डीपीपी में भी दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जाकर के कंप्लीट हो गया है। बोलो बात समझ में आ रही है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, अ स्टूडेंट इज गिवन ए ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन विद 8 क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम है जिसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं, कोई स्टूडेंट उस एग्जाम को देता है, तो अ स्टूडेंट इज गिवन अ ट्रू फॉल्स एग्जामिनेशन विद 8 क्वेश्चन, तो ये जो 8 क्वेश्चन है एक्चुअल में हमारे नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, स्मॉल एन की वैल्यू 8 हो गई। इफ ही करेक्ट, यहां पर एट भी आएगा, इफ ही करेक्ट एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा यहां पर एट होगा, इफ ही करेक्ट एटलीस्ट 7 क्वेश्चन ही पास द एग्जामिनेशन, मतलब सिंपल सा ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है जिसके अंदर 8 ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, मतलब सबका आंसर या तो ट्रू है या फॉल्स है, 8 क्वेश्चन है। स्टूडेंट तभी पास होगा जब वो 8 में से 7 कम से कम 7 क्वेश्चन सही करे। भाई ट्रू फॉल्स का एग्जाम है तो सीधी सी बात है, ट्रू फॉल्स का एग्जाम है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा सही करने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि ट्रू फॉल्स के 8 क्वेश्चन है, अगर बच्चा कम से कम 7 क्वेश्चन ठीक करेगा तो वो पास हो जाएगा, यानी कि 7 ठीक कर दे तो भी पास हो जाएगा, 8 ठीक कर दे तो भी पास ही होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास, हमें यह बताना है कि वो पास हो जाएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट ही गेसेस ऑल द क्वेश्चन, ये एक्चुअल में यह पूछा गया हमसे कि वो पास हो जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, और आपको ये यहां पर गिवन दिया गया है कि उस बच्चे को एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब आप ऐसा समझिए कि आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें 8 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स के, और आपको 8 में से एक भी नहीं आता, आपको सिर्फ गैस करना है, भाई ट्रू फॉल्स है तो सही होने की 50% प्रोबेबिलिटी है, तो आपके 8 में से 7 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे या 8 के 8 ठीक हो जाएंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड करना है। बोलो बात समझ में आ गई मेरी। चलिए देखिए, तो सबसे पहले n यहां पर हो गया 8, नाउ
अब हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए अब क्योंकि वो गैस कर रहा है तो यानी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट पी की वैल्यू भी 1/2 और क्यू की वैल्यू भी 1/2 ले लेता हूं, यानी कि उसका आंसर सही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। आगे देखो जरा, पास कब होगा वो? इफ ही करेक्ट 7 क्वेश्चन, है ना। ठीक है, अगर वो 7 क्वेश्चन करेक्ट करता है तभी वो पास होगा। तो हमें ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास, है ना, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास, भाई वो पास होगा इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो अगर आप ये चाहते हैं कि वो पास हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको कैलकुलेट अगर आपको करना है तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ सक्सेस 7 या 7 से ज्यादा होनी चाहिए। फिर टोटल वहां पर 8 क्वेश्चन है तो 8 में से 7 या 7 से ज्यादा सही होने चाहिए। नंबर ऑफ सक्सेस कम से कम 7 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसके 7 क्वेश्चन सही होंगे, आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके 8 क्वेश्चन सही होंगे, इस बात की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दोनों को कर देना ऐड। दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है। चलिए, दोनों को ऐड करने की प्रोबेबिलिटी अब देखो जरा ध्यान से। अब x इक्वल टू 7 की प्रोबेबिलिटी और x इक्वल टू 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड होगी? पहले तो हम यहां पर फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? NCR, और n कितना है? n हमारे पास है 8, तो ये हो जाएगा 8C। सक्सेस कितनी है? 7, है ना। p कितना है? 1/2। पावर कितनी है 1/2 की? r पावर होगी तो 7 पावर हुई, इंटू क्यू भी 1/2, और 1/2 की पावर कितनी है? 8 - 7 यानी कि 1, प्लस अगेन n कितना है? 8। सक्सेस कितनी है? 8, तो 8C8 हो जाएगा। p कितना है? 1/2। 1/2 की पावर कितनी आएगी? 8 आएगी। q कितना है? 1/2। 1/2 की पावर कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यहां पर हमें PR ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, 8C 7 की वैल्यू होती है 8, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। NC, अगर आप NC1 निकालते हैं तो n आता है। NC1 कितना आता है? n आता है। और अगर आप यहां पर n-1 अगर आप निकालते हैं तो ये भी आपके पास n ही आता है, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देखें। तो यहां पर 8C7 है, चलिए मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 8C7 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहां पर 8C7 तो 8 आएगा, इंटू अब देखो 1/2 की पावर 7 है, यहां पर 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 की पावर 8 होगा। 1/2 की पावर 8 प्लस यहां पर है 8C8, NCN 1 होता है, तो ये तो 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू, और यहां पर आप ध्यान दीजिए 1/2 की पावर यहां पर भी 8 है, तो 1/2 की पावर 8 तो आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 8 + 1 यानी कि 9, तो ये पावर 8 है, पावर कितनी है? 8। तो यहां से ऊपर 9, नीचे 2 की पावर 8, 2 की पावर में 8 आएगा और ऊपर आएगा 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 की पावर कितना है? 8, ये वैल्यू आएगी 256, और 9 को आप डिवाइड कर देंगे 256 से, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.035। तो वो स्टूडेंट पास हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.035 होगी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया, यानी कि पास होने के जो चांसेस हैं वो लगभग बहुत ही कम है, ना के बराबर है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आज का एक और
लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है। 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम। देखो 6 डाइज है, इतनी बार उनको थ्रो किया जा रहा है ना। 6 डाइज आर थ्रोन 729 टाइम्स। अब देखो ये 6 डाई, हम कहते हैं कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें हमने 6 डाई को टॉस किया, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितना हो गया, 6 हो गया। और इस एक्सपेरिमेंट को 729 टाइम्स रिपीट किया गया है। इसका मतलब यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एन की वैल्यू 729 है और स्मॉल एन की वैल्यू 6 है। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइज टू शो ए 5 और 6? आपसे यह कहा गया कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कम से कम 3 डाई शो करेंगी, या तो 5 को या 6 को। तो देखो यहां पर आप सबसे पहले ये निकालोगे एक ट्रायल में 5 और 6 शो होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो तो जब आप डाई को टॉस करते हैं तो उसका अगर आप सैंपल स्पेस बनाएं तो सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होते हैं। अब 5 और 6 यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 और 6 आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहां पर हमारे लिए सक्सेस हो गया। ये क्या हो गया, सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 और 6, भाई डाई के ऊपर या तो 5 होगा या 6 होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 6, तो 1/3, और इसी को हम मान लेते हैं सक्सेस। तो ये हमारी पी की वैल्यू हो गई 1/3। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो गया। 5 और 6 नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो फेलियर होगा। हैविंग नॉट 5 और 6, तो प्रोबेबिलिटी हैविंग नॉट 5 और 6, 5 या 6 नहीं होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 4 और टोटल आउटकम हो गए 6, तो ये 2/3, या इसको माइनस कर दो तब भी 2/3 आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं Q। तो यहां पर हमारे पास Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, Q कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया हमारे पास 2/3। तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए P और Q हमें मिल गया। अब हम चलते हैं अपने सीधे क्वेश्चन। हमसे ये पूछा हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 3 डाई 5 और 6 को शो करेंगी। कम से कम 3 बार, बात समझ में आ रही, कम से कम 3 डाई, और डाइस कितनी है, 6 है। तो इसका मतलब यहां पर हमें जो हमारी नंबर ऑफ सक्सेस है वो 3 या 3 से ज्यादा है। तो यहां पर हमें पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा। पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमें एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहां पर कैलकुलेट करना है एन पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3 डाइस, कम से कम 3। और अगर मैं इसको आगे एक्सपेंड करके लिखूं तो यहां पर मुझे कैलकुलेट करना होगा एन पी एक्स इक्वल टू 3, 3 बार 3 डाइस पे 5 और 6 आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, प्लस 4 डाइस पे आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, 4 डाइस पर आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी, प्लस 5 पे आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी, एटलीस्ट 3 है ना, हाँ, और प्लस x इक्वल टू 6। आप ऐसा भी कर सकते थे, वो ज्यादा आसान पड़ता, 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2, तो उसमें 2 ही निकालने पड़ेंगे। चलिए अब मैंने लिख दिया तो ऐसे ही कर देते हैं, है ना, ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन अंतर है। चलिए अब देखिए n कितना है, n हम यहां पर लिख लेते हैं। n हमारे पास यहां पर है कैपिटल N 729 ब्रैकेट क्लोज, पी एक्स इक्वल टू 3। अब इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, स्मॉल n कितना है 6, तो 6C3, क्योंकि नंबर ऑफ सक्सेस 3 है,
p कितना है 1/3, तो 1/3 की पावर 3, और q कितना है, q हमारे पास 2/3, तो यहां पर 2/3 की पावर n कितना था 6, 3 बार सक्सेस तो 3 आएगा यहां पे, प्लस 6c4 और 1/3 की पावर 4 और इंटू में 2/3 की पावर 2, 2/3 की पावर 2 प्लस, अब हमारे पास आ जाएगा 6c5 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर, नीचे लिख देता हूं, है ना, देखो, तो प्लस 6c5 1/3 की पावर 5 2/3 की पावर 1 प्लस 6c6 1/3 की पावर 6 और 2/3 की पावर 0। बस इनको हमें इवेल्युएट करना है, इनको हमें कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए जरा, तो n p r ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। देखो 3 की पावर 3, 3 की पावर, देखो डिनोमिनेटर देखो, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 6 हो जाएगा बेस में। ऊपर नहीं कर रहा हूं मैं बात, नीचे की बात कर रहा हूं, है ना। तो चलिए मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं थोड़ा सा। 729 729 ये 6c3 अभी मैं इसको ऐसे ही लिखता हूं c63। देखो ऊपर देखो, ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो ऊपर तो आएगा 8 और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 3 की पावर 6 आएगा, प्लस ये 6c4, देखो यहां पर 2 की पावर 2 4, यानी कि 4/3 की पावर 6 बनेगा यहां भी, प्लस 6c5 और यहां पर देखो 2 की पावर 1 यानी कि 2/3 की पावर 6 प्लस एक और टर्म बच गई 6c6 इंटू, यहां पर ऊपर तो 1 ही आएगा, 1/3 की पावर 6। अब एक काम करो, डिनोमिनेटर में से 3 की पावर 6 को ले लेते हैं कॉमन। देखिए आगे चलते हैं, NPR ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 729 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे 3 की पावर 6 तो ये भी आपका 729 ही होता है, ये भी सेम आएगा 729, कट जाएगा 1 बन जाएगा। आगे देखो, अब अंदर देखो क्या बचा, ये 863 बचा, 863 प्लस, आगे चलते हैं, यहां पर बचेगा आपके पास 4 6c4 6c4 है ना, 6c4 ठीक है। उसके बाद 6c5 प्लस 6c6 ये आपके पास बचेगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 729 और ये भी 729 ब्रैकेट में। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, प्लस 4 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड में आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 2, देखो 65 की वैल्यू 6 होती है ना, और प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, है ना, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 8 इंटू 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख लेते हैं, और इंटू में 3 फैक्टोरियल, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे एक 3 को मैं ओपन कर लेता हूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 5 और इंटू में 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं,
और 2 फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 1। अब यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल और 4 से 4 फैक्टोरियल, ये 3 टू जा 6 हो जाएगा तो ये 6 कैंसिल, यहां पर 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। अब बचा हुआ ऐड कर लेते हैं। तो अगर आप बचे हुए पार्ट को ऐड करते हैं तो ये 8 5 जा 40 और ये आपका 20, देखिए 8 5 जा 40 तो ये 160 आएगा। कितना आएगा? 160। 8 5 जा 40 और 40 इंटू 4 160 प्लस 30 है ना, 6 आया 30 और 60 आ गया प्लस 12 और प्लस में 1। तो यहां पर अगर आप इसको ऐड करते हैं तो ये 233 आ रहा है। कितना आ रहा है? 233। इसका मतलब एन पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 233 और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। क्या पूछा था हमसे? हमसे पूछा था कि कम से कम हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो ए 5 और 6, है ना, कितनी बार कम से कम 3 डाइस 5 या 6 शो करेंगी, कितनी बार अगर आप ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। तो ऐसा हमारे पास होगा 233 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से अब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन है वो करने आ गए होंगे। मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब आप लोग अगर इन क्वेश्चन को अपने आप से करके देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो डेफिनेटली आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कराया बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। देखो ये फैमिलीज वाला क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से देखो कोई अंतर नहीं है। 800 फैमिलीज है, बस यहाँ 5 की जगह 4 चिल्ड्रन हो गए और थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज हो गया, बाकी सब वैसा ही है। ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 3 दिए, तीनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इनके आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में 6 क्वेश्चन कराए, आज मैंने आपको 5 कराए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने आपको 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में दे दी। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर आपका 100% यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन तैयार करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।